जी, good evening. A very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.V. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम हमारे लीजेंडरी मास्टर डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट सर का बर्थ एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर कैंट सर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी में, उसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर और डॉक्टर दिलीप जानी सर का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के इस सेशन के लिए उन्होंने अपने केसेस को प्रेजेंट किया और सेशंस भी वो लेने वाले हैं। तो उनके वेलकम के साथ मैं हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर जसकरण सर को इनवाइट करता हूं कि वो हमारे मास्टर कैंट के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उनकी लाइफ है, उसके बारे में थोड़ा शेयर करेंगे हम सभी के साथ। जी, वेलकम जसकरण सर। प्रवीण सर, वेलकम जसकरण सिंह जी। थैंक यू सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर। एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, यस। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आज आपको पता है कि हमारे रेस्पेक्टेड जो हमारे स्टालबॉट है डॉक्टर जेटी कैंट सर का बर्थ एनिवर्सरी है। सो आज उन्हीं को लेके मैं कुछ लाइन उनके बारे में ऐड करना चाहूँगा। हमारे जो तीनों रेस्पेक्टेड मेंटर हैं, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर और डॉक्टर दिलीप जानी सर, उनके केसेस से पहले। सो सबसे पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा हमारे जो मास्टर है डॉक्टर हनीमैन सर को फॉर डिस्कवरिंग दिस ब्यूटीफुल साइंस, एंड ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर जेटी कैंट सर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। सो मैं कुछ लाइन सर के बारे में ऐड करना चाहूँगा जो कि सर की लाइफ से रिलेटेड हैं। सो सर की जो अर्ली लाइफ थी डॉक्टर जेटी कैंट सर की, तो सर का जो जन्म हुआ था वो न्यूयॉर्क सिटी US में हुआ था 31 मार्च को 1849 में। एंड उन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की डिग्री ली थी इन द ईयर 1870 फ्रॉम द मेडिसन यूनिवर्सिटी। एंड उनका जो आगे का मेडिकल डिग्री है, मेडिकल एजुकेशन है, उन्होंने एक्लेक्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लिया था। ये क्या है ना, एक्चुअली इस सिस्टम में वो उन्होंने सारे जितने भी पैथीज हैं, जितने भी हमारे मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे कि एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है और बाकी डिफरेंट मेडिकल सिस्टम्स का ना सर को बहुत अच्छा नॉलेज था डॉक्टर कैंट सर को। बट उनका जो अर्ली टाइम था ना, उसमें उन्होंने होम्योपैथी को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि उन्हें ये साइंस ज्यादा समझ में नहीं आई। होम्योपैथी जो सर का जो सबसे पहला जो सर जिसके साइंस की तरफ बायस थे वो एलोपैथी ही थी। जो सर जिसके डॉक्टर थे सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करते थे सर, तो उनको ये चीज समझ में नहीं आई कि ये डोजेस क्या होता है यार, ये पोटेंटाइजेशन क्या होता है, ये वाटर डोजेस क्या होता है। तो अर्ली जो उनकी लाइफ थी उसमें उनको ये चीजें ज्यादा वो इससे इम्प्रेस नहीं थे। बट क्या होता है ना कि जब हम लोगों को, जब यूनिवर्स हमको चुनता है ना किसी काम के लिए कि हमें वहां तक पहुंचना है, तो कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता ही है। जैसे कि हनीमैन सर की लाइफ में आया था कि सिनकोना बार्क का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, वैसे ही डॉक्टर कैंट सर की लाइफ में उनकी वाइफ जो है वो बीमार हो गई थी, उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ से उनका कन्वर्जन शुरू होता है कि वो होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट कैसे हुए। तो इनिशियली जैसे मैंने बताया ना, वो ज्यादा इंप्रेस नहीं थे कि ये होम्योपैथी क्या होती है, ये सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में ये क्या, ये चीजें क्या है। तो बट क्या हुआ ना कि उनकी वाइफ को इंसोमिया की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर फेलन करके हैं, ये हैनीमैन के डिसिपल रहे होंगे, तो उन्होंने उनकी वाइफ को ट्रीट किया था। और उनकी वाइफ का जब इम्प्रूवमेंट उन्होंने होम्योपैथी से देखा ना, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। और उन्होंने ना डॉक्टर फेलिन के साथ ऑर्गेनॉन, मेट्रिया मेडिका और सारे जितने भी सब्जेक्ट्स जो कि हमारे वाइटल सब्जेक्ट्स हैं जो होम्योपैथी में हमें पढ़ने जरूरी होते हैं, वो उन्होंने उसके लिए ट्रेनिंग ली उन सारे सब्जेक्ट्स में। और उन्होंने उनके साथ ही हमारी जो होम्योपैथी है उसमें अपना
रुख उनका उस तरफ हो गया। सो सर का यहाँ से कन्वर्जन हुआ था होम्योपैथी की तरफ। तो अभी ना मैं थोड़ा सा ना सर के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है होम्योपैथी में उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सो सर ने ना जैसे कि हमारे को कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाते हैं कि जो सर के 1897 में पब्लिश हुई थी रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका, जो कि आप लोगों को पता है कि उस जमाने की सबसे एडवांस रेपर्टरी, और आज भी होम्योपैथिक मैथमेटिका जो रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका बाय डॉक्टर कैंट है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड रेपर्टरी है। और बहुत सारे रूब्रिक्स आज जो सिंथेसिस में भी है ना, वो कहीं ना कहीं रूब्रिक्स कैंट सर की रेपर्टरी से ही लिए गए हैं। उसके बाद 1900 में सर ने लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी पब्लिश करा था, जो कि हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं। और 1905 में जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ मैथमेटिका है, लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मैथमेटिका, ये भी डॉक्टर कैंट सर ने ही पब्लिश करा था 1905 में, जिसमें बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में मैथमेटिका लिखी हुई है। उसके अलावा उनके ना कुछ और जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, जो हैनीमैन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिकागो में थे, उसमें वो सीनियर लेक्चरर थे मैथमेटिका के। और लेटर ऑन वो इसके हेड भी बने थे इस कॉलेज के, इस हॉस्पिटल और इस कॉलेज के। और काफी सारे जो कि डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर जॉन वायर, डॉक्टर एएच ग्रिमर, डॉक्टर पीएरे शिमिट, डॉक्टर बी के बोस, ये आप लोगों ने इन सब का नाम सुना होगा। ये सब डिसिपल्स थे डॉक्टर कैंट के, मतलब कैंट सर ने ही इनको ट्रेन किया है। पीएरे शिमिट सर ने तो आगे जाके एक रेपर्टरी भी लिखी थी। और इसमें जो भी ये जितने भी ट्रेंड डॉक्टर्स थे, ये सारे डॉक्टर कैंट सर से ही निकले थे, उन्हीं के कैंट सर ही इन सबके गुरु रहे थे। इसके अलावा सर ने बहुत सारी प्रूविंग करी है, और उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर इसके अलावा भी लिखा है, जैसे कि लेसर राइटिंग्स और न्यू रेमेडीज करके एक बुक है उनकी, क्लिनिकल केसेस। इन सब में ना उन्होंने प्रूविंग्स ऑफ न्यू मेडिसिन को लिखा है। बाकी इसके अलावा डॉक्टर कैंट सर का जो जमाना था ना, उस टाइम पर जो पोटेंसीज होती थी, जैसे बोरिक सर के टाइम पे या फिर हेरिंग सर या हैनीमैन टाइम पे ना, हम लोग बहुत लो पोटेंसीज में पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट करते थे। पर जैसे जैसे पोटेंसीज, जैसे जैसे कैंट सर आए ना, तो कैंट सर ने ही ये फिलोसफी दी थी कि वी शुड रेज द पोटेंसीज। पहले 30 से शुरू करें, देन उसके बाद ऑल्टरनेटिवली उसको बढ़ाते जाए, 200 दे, देन कॉन्जिक्यूटिवली उसको बढ़ाते जाए, 200 दे, देन 1 एम दे, देन उसके बाद हम 10 एम तक जाए। तो ये कैंट सर ये लेके आए थे, ये जो बेसिस है। अभी मैं सर का के कुछ कैंट फिलोसफी में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये लाइनें, मैं बहुत पढ़ता हूँ इन लाइनों को। वो मैंने यहाँ पे स्पेशली छांट के यहाँ पर लिखी है, और मैं वही यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो ये सर का लास्ट चैप्टर है कैंट फिलोसफी का, पेलिएशन एंड डिफिकल्ट एंड इनक्योरेबल केसेस, पेलिएशन। उसमें सर ने जो चैप्टर है वो कैसे स्टार्ट किया है ना, उसमें ये लाइन लिखी है सर ने कि while homeopathy itself is a perfect science, its truth is partially known। ये होम्योपैथी एक परफेक्ट साइंस है, एक कंप्लीट साइंस है, बट इसका जो सच्चाई है ना, वो अभी भी पार्शियली ही लोगों को पता है। ये सर ने 200 साल पहले लिखा है। द ट्रूथ इटसेल्फ रिलेट्स टू द डिवाइन नॉलेज रिलेट्स टू मैन। कि जो सच्चाई है ना ये होम्योपैथी की, ये एक डिवाइन नॉलेज जो है, एक मैन को जब तक आप समझते नहीं हो, तब तक आपको ये सच्चाई समझ में नहीं आएगी। जितनी भी हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है, वो एक तरीके से एक डिवाइन नॉलेज है, एक इंसान के बारे में। फ्रॉम एकोनाइट टू जिंकम, हर एक मेडिसिन का एक एक सूक्ष्म मन है, जिसको हम लोग पोटेंटाइज करके उसको अराउज करते हैं। और वो एक डिवाइन नॉलेज है एक इंसान को समझने के लिए। और जब हम ये समझते हैं ना, तो ही हमें होम्योपैथी समझ में आती है। इट विल रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम बिफोर फिजिशियंस बिकम जेन्युइन मास्टर्स इन दिस ट्रूथ। मतलब बहुत वक्त लगेगा हमें, ये फिजिशियंस हमारे लिए लिखा है, बिफोर द फिजिशियंस बिकम जेन्युइन मास्टर्स इन दिस ट्रूथ। ये सच्चाई को जानने में और इसमें मास्टर बनने में हमें बहुत वक्त लगेगा। आगे सर लिखते हैं कि व्हेन होम्योपैथी इज हंड्रेड्स ईयर्स ओल्ड एंड लिटिल वंस ग्रो अप टू द नॉलेज ऑफ इट एंड ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस इट, आवर सक्सेसर्स विल एक्वायर नॉलेज दैट वी डू नॉट possess नाउ। मतलब कैंट सर को भी ये लिमिटेशंस पता थी कि मैं जो भी काम अपनी लाइफ में करके जा रहा हूँ, ये आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आज हमारे पास मेडिसिन है, पोजिट्रॉन है, फैल्कोपी है, टेक्सस है, शायद ये कैंट सर के जमाने में नहीं थी। तो सर ने यही चीज लिखी है, व्हेन होम्योपैथी इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड एंड लिटिल वंस, मतलब हम जो लोग हैं जो अब चलना सीख रहे हैं होम्योपैथी में, विल ग्रो अप इनटू द नॉलेज ऑफ इट। जैसे जैसे हम इसको नॉलेज इसकी और ज्यादा लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे साइंस को और प्रैक्टिस करेंगे, तो आवर सक्सेसर्स, मतलब हम लोग जो लिटिल वंस हैं, जो ग्रो कर जाएंगे, विल एक्वायर द नॉलेज वी डू नॉट possess नाउ। जो हमारे पास आज नहीं है, वो हमारे सक्सेसर्स के पास कल होगी। तो सर ने ये चीज बोली है कि हमें हमेशा इवॉल्व करना है इस साइंस में, ना कि सिर्फ लिमिटेड ग्रुप ऑफ मेडिसिन में फंस के रह जाना है कि नहीं नहीं इसके आगे नहीं होगा। तो आगे सर लिखते हैं, थिंग्स विल ग्रो ब्राइटर एज द माइंड्स आर ब्रॉट टुगेदर एंड मैन थिंक हार्मोनियसली। मतलब जैसे माइंड्स एक साथ आएंगे, मतलब
सर ने ये बात बोली कि हमें एक साथ काम करना है, एक यूनिटी में काम करना है, रेदर देन कि हम लोग एक डिफरेंसेस क्रिएट करें कि ये दूसरा है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसा सर ने बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल डिस्कार्ड किया है। द मोर वी कीप टुगेदर द बेटर, द मोर वी थिंक एज द वन द बेटर। जितना हम एक साथ रहेंगे ना उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही हम लोग हारमोनियस वे में ठीक सोच पाएंगे, और इससे हमारा तो साइंस और हमारा प्रैक्टिस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे, बट ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। सो सर ने इसके लिए ऐसा बोला है। सर आगे लिखते हैं कि इट इज पिटी दैट डिफरेंसेस शुड अराइज अमंग अस। मतलब बड़ी दुख की बात है ये कि डिफरेंसेस शुड अराइज अमंग अस व्हेन वी हैव सो परफेक्ट अ ट्रुथ टू बाइंड अस टुगेदर। जो कि हम लोग करते हैं ना कि अलग अलग होम्योपैथी को बांट देते हैं सिस्टम ऑफ स्कोप से, कि हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, हम उस तरीके से करेंगे। उन्होंने लिखा है कि आप जिस भी सिस्टम से करो आप एक सिमिलिमम तक ही पहुंचोगे, चाहे वो कोई सा भी मेथड हो। तो इट इज पिटी दैट डिफरेंसेस शुड अराइज अमंग अस, कि हमारे अंदर डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए व्हेन वी हैव सो परफेक्ट अ ट्रूथ टू बाइंड अस टुगेदर। मतलब एक जो सच्चाई हमारे को जिसने बांध रखा है हम सबको एक साथ, मतलब कैंट सर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो आज हम टेलीग्राम्स पे वीसी करते हैं, जो हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, एक फैमिली बना के रह रहे हैं। तो एक्चुअली कैंट सर का मोटो यही था उस जमाने में कि द एज द माइंड्स आर ब्रॉट टुगेदर द थिंग्स विल ग्रो ब्राइटर। हम और अच्छा सोचेंगे और हम और अच्छा आगे इवॉल्व कर पाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, और होम्योपैथी बहुत आगे बढ़ेगी। यही कहीं ना कहीं कैंट सर और हैनीमैन सर ने भी अपनी लेसर राइटिंग्स में लिखा है। तो ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग जब डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं होम्योपैथी में कि ये तो ऐसे होगा, ये साइंस में, ये हम इस मेडिसिन को ऐसे समझते हैं, या हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन अलग है, तो आप किसी भी मेथड से जाएं आप एक ही जगह पहुंचेंगे, बिकॉज दिस इज द ट्रुथ। ये सच्चाई है, और सच्चाई आप दाएं से जाएं या बाएं से जाएं आप एक ही पॉइंट जगह पे पहुंचेंगे। तो ये सर कैंट सर की कुछ लाइनें थी जो कि सर ने लिखी हुई है, और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ता हूँ, पेलिएशन वाले चैप्टर को, तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि सर ने ये मोटो जो दिया है, एक्चुअली हमें इसको फॉलो करके ही चलना है और हमेशा साथ में रहना है, ना कि अलग अलग होके अपने डिफरेंसेस क्रिएट कर लेने। तो कैंट सर की जो लास्ट थी, उनकी डेथ हुई थी जून 16 1916 को इन स्टीवेंसिल मोंटाना, ये एक शहर है, वहां पे सर की डेथ हुई थी। और उसके बाद कैंट सर जो एक रिवोल्यूशन लेके आए ना होम्योपैथी में, सो वो ही हमें उस लेगेसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है, और हमें उसी चीज के उन्हीं फुटप्रिंट्स पे चल के हम भी मास्टर्स बनेंगे एक दिन, अगर हम कैंट सर जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि रेपर्टरी चाहे कितनी भी आ गई हो ना अपने पास होम्योपैथी में, बट कैंट सर की रेपर्टरी है ना, वो आज भी मेरे टेबल पे रहती है क्लिनिक में, और मैं हमेशा उसको देखता हूँ। क्योंकि कैंट सर ने जो लिखा ना वो चीज, शायद कैंट सर थोड़े इवॉल्व हो चुके थे, बोनिंगहॉसन बीबीसीआर के बाद वो रेपर्टरी आई थी, तो सर ने और ज्यादा उसको बहुत एक अच्छा एनहेंस करके उसके बारे में लिखा है, और बहुत अच्छा लिखा है। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। और बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है, आज 3 केसेस हैं। सो ग्रेटिट्यूड टू ऑल एंड ग्रेटिट्यूड टू कैंट सर फॉर कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ डॉक्टर कैंट, और इस साइंस को आगे ले जाने के लिए। और यही हमारा मोटो है, इसके आगे हमें जाना है, और कैंट सर की ही टीचिंग्स को ऊपर हमें चलना है। सो थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू सो मच जसकरण सर। अभी मैं हमारे रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर को इनवाइट करता हूं कि वो भी अपने विचार हम सभी के साथ शेयर करेंगे। वेलकम दिलीप सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। Gratitude to Dr. Haniman sir, Dr. M.L. Sehgal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and thank you Jaskaran sir। बहुत अच्छा बताया आपने, इट वॉज वेरी गुड। मीन्स पूरा सर का जो लाइफ आपने एक्सप्लेन किया, और जो लास्ट जो ये था स्लाइड्स वगैरह, लास्ट 1 या 2 स्लाइड्स था, वो बहुत वंडरफुली आपने बताया भी, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, और ऑलमोस्ट सब कुछ आपने बता दिया है, हार्डली कुछ बचा है मेरे लिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि एक जो आपने बताया ना, डॉक्टर कैंट सर के एक डिसिपल थे डॉक्टर पियर स्मिथ, उन्होंने एक बुक लिखी कैंट सर के ऊपर कि लाइफ ऑफ डॉक्टर जेटी कैंट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग, नेट पर ये बुक अवेलेबल है, तो जैसे भी आप गूगल में सर्च करेंगे ना, तो उसमें पूरा कैंट सर का लाइफ पूरा उसमें बताया। तो उसमें जो सर कैसा कन्वर्ट हुआ ना, वो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ।
जैसा सर ने बताया कि उनकी वाइफ बीमार हुई तो वो नर्वस ब्रेकडाउन था, इंसोमिनिया था, और सी वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन फॉर मंथ्स, और कोई भी दवा उनको असर नहीं करती थी। सर ने खुद ने ट्रीटमेंट दिया, और वो जो स्कूल में थे सेंट लुइस में, वहां पे सब लोग ने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उनकी वाइफ ने रिक्वेस्ट किया कि ये डॉक्टर राफेल जो है उस टाइम में बहुत सीनियर होम्योपैथ थे और बहुत फेमस होम्योपैथ थे, कि उनको आप बुलाना ट्रीटमेंट के लिए। तो उनको उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए बुलाया। तो सर को भी लगा कि मीन्स अभी क्या करना है, क्योंकि उनके पास ये लास्ट रिसोर्ट था और कुछ मतलब चारा नहीं था उनके पास, कि कोई तो दवा असर कर नहीं रही थी। हाँ सॉरी, डॉक्टर फेलान, रिचर्ड फेलान। तो जब भी डॉक्टर फेलान आए तो उन्होंने एक ही शर्त रखी डॉक्टर कैंट ने कि भाई मैं भी ड्यूरिंग कंसल्टेशन हाजिर रहूंगा और देखूंगा कि क्या प्रोसीजर है। तो जब भी ये डॉक्टर रिचर्ड फेलन आए, उन्होंने कम से कम 1 घंटा पूरा केस टेकिंग लिए, सब पूछे कि प्रीवियस हिस्ट्री और अभी का जो इलनेस है, उनका मेंटल स्टेट, लाइक्स डिसलाइक्स। तो ये पूरा टाइम में सर जो है ना मन में मतलब स्माइल दे रहे थे, हंस रहे थे कि ये कोई मतलब ढोंगी है, बाबा है, फकीर है, ऐसा लग रहा था सर को। फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया कि कोई ड्रॉप्स पानी में डाले और उनको स्पून फुल दिए, और फिर उनको बोला कि सर को बोला कि हर 2 घंटे पे आप पिलाते रहो। और बाजू के रूम में सर अपना कुछ लेक्चर प्रिपेयर कर रहे थे। 2 घंटे के बाद में हेसिडेंटली सर गए वहां पे कि कुछ होने वाला तो नहीं है। देखे थे उनकी वाइफ जो है जाग रही थी, उन्होंने दिए मतलब वो दवाई दिए। फिर वापस अपने रूम में जाके बैठ गए। 2 घंटे के बाद फिर तीसरा डोज वो मिस हो गया, चौथा डोज मिस हो गया, वो अपने काम में बिजी रह गए। लेकिन जब भी उनको ख्याल आया कि यार मेडिसिन देने का था, वापस वो रूम में जब भी गए तो देखा तो उनकी वाइफ जो है ना एकदम से डीप और साउंड स्लीप में सो रही थी। जब उनको लगा कि यार नहीं, दिस साइंस रियली वर्क्स, और वहां से उनका टर्निंग पॉइंट हुआ, और वो डॉक्टर फेलान के अंडर में उन्होंने हनीमैन का जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और जितना उस टाइम में लिटरेचर था वो सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से उनका कन्वर्जन स्टार्ट हुआ। तो ये मेन पॉइंट था उनके उसमें। बस इतना ही सर, बाकी तो सर बता दिया है, सब भी कुछ बता दिया सर ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दिलीप सर। मनोज जायसवाल सर, आप भी प्लीज कुछ ऐड कीजिए। बस आज उनको एक श्रद्धा ज्ञापन करते हैं उनके प्रति। बाकी दिलीप सर ने और क्या नाम उनका, जसकरण सर ने काफी कुछ बताया है। और सबसे बड़ी बात है, ये इतने बड़े लीजेंड्स हैं जिनके बल पर हम लोग आज काफी आगे बढ़े हैं। डॉक्टर हेरिन है, डॉक्टर केंट है, इनकी किताबें शायद हम लोगों के लिए पढ़ना संभव नहीं हो पाता, इन्होंने इतना लिखा है तो ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। और उससे प्रेरणा लेते हुए हम लोगों को भी वैसे ही मेहनत करेंगे तब हम होम्योपैथी को आगे बढ़ा सकेंगे। हम कुछ देकर जा सकते हैं इस होम्योपैथी को, ताकि फ्यूचर में होम्योपैथी और आगे बढ़े। बस इतना ही वक्तव्य रखना है, और इसके बाद हम अपने केस की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मनोज सर। हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स का बहुत बहुत आभार। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और अभी मैं हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर को इनवाइट करता हूं कि वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे। वेलकम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। जी सर। हाँ, ये जो एक केस है, ये 46 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जो मेरे पास विटिलिगो के लिए आई थी। यहाँ पे एक डॉक्टर ने उनको मेरा फ़ोन नंबर एड्रेस दिया, तो अपॉइंटमेंट लेके आई थी मेरे पास। उनको विटिलिगो 10 साल से है, और बोले लास्ट 1 साल से ये विटिलिगो का पैचिस जो है बढ़ रहा है। और मतलब हाउसवाइफ है ये, उनका हस्बैंड के साथ में रहती है। एक 23 ईयर ओल्ड मतलब उनका बेटा है, और 20 साल की उनकी बेटी है। तो बोले कि मैंने यूवी लाइट वगैरह लिया, आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट सब लिया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
तो फर्क नहीं हो रहा था, इसके लिए फिर अभी सब बंद कर दिया। और लेकिन अभी 1 साल से कैसा होगा कि बढ़ते जा रहा है, मतलब नया नया पेचिस जो है ना वो आते जा रहा है। तो मैंने उनको पूछा आपके मन में क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हो आप? तो बोले कि मैं तो बहुत जन को अभी देखती हूँ कि ये बीमारी है, तो अभी उतना मेरे को महसूस नहीं होता है। पहले फिक्र हो रही थी लेकिन अभी उतना महसूस नहीं होता है। और लेकिन एक ऐसा लगता है, एक डर है, एक इच्छा है कि ये फेस पे नहीं आया। तो फेस पे उनको एक भी पैच नहीं था, जो भी पैचेस थे छोटे छोटे वो बॉडी पे थे, कोई हाथ पे पैर पे, ऐसा नेक पे भी एक दो पैचेस थे, लेकिन अभी तक फेस पे नहीं आए। फिर बोलती है कि जो नसीब में लिखा है वो तो होने वाला ही है, हम लोग को तो सिर्फ प्रयत्न करना है, हम लोग को सिर्फ ट्राई करना है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। फिर मेरे को फिंगर से बताई थी, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन अभी तक फेस पे नहीं आया है। फिर बोलते हैं कि मैं पूछा आपका स्वभाव कैसा है, मीन्स अभी वो ऊपर आ गया तो क्या, ये उनको फिक्र थी कि फेस से ऊपर, नेक से ऊपर अगर आया तो क्या है। फिर मैंने उनको बोला आपके बारे में बताओ। तो बोले कि हम लोग की नॉर्मल फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। नॉर्मल फैमिली मतलब कि ज़्यादा हम लोग रिच भी नहीं है, ज़्यादा पुअर भी नहीं है, मतलब चल रहा है ऐसा। फिर बोलती है कि मुझे मेरे बच्चे लोग की फिक्र है कि मदर को है तो बच्चे लोग को नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे लिए दवा नहीं लेना है, लेकिन मेरे बच्चे लोग के लिए दवा लेना है, क्योंकि अभी बीच में तो उन्होंने दवाई पूरा बंद कर दिया था, लेकिन अभी बढ़ने लगा तो वापस सोची कि दवा लेने का है, लेकिन मेन बच्चे लोग के लिए। बोला अभी मेरी ये 46 हो गई है, 30 साल हो गया शादी होके। मला माहित आहे की 40च्या पुढे, मतलब 40 साल के बाद में कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है, और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ तो बीमारी मुझे आने वाली है, ये उनका थिंकिंग था। फिर बोलते हैं कि उनका हस्बैंड के बारे में बताया, तो बोले कि उनको हस्बैंड का एक प्राइवेट जॉब है, और मुझे बोला लाइफ में उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरे पास जो है उसे मैं चलाती हूँ, उसमें मैं खुश हूँ। और मेरा जो घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उसमें ही मैं बिजी रहती हूँ। मेरा जो घर का काम वगैरह है उसमें ही मैं बिजी रहती हूँ, और जो भी है मेरे पास उसमें आई एम हैप्पी इन दैट। फिर बोलते, ये मराठी में केस था ॲक्चुअली, देवाची कृपाने माझ्याकडे सगळे आहे, मतलब भगवान की कृपा से मेरे पास आज सब कुछ है। और पहले थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जब भी उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, तो उस टाइम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम था शुरू में, क्योंकि हस्बैंड का प्राइवेट जॉब था। तो उस टाइम में मैंने डिसाइड किया था कि मतलब जॉब करने का। लेकिन अब जब भी क्या होता, बच्चे लोग छोटे थे, इसके लिए फिर मैंने जॉब का विचार छोड़ दिया, जॉब का नहीं डिसाइड किया। लेकिन अभी बच्चे लोग थोड़े बड़े हो गए, तो मैं सोचती हूँ कि अभी थोड़ा जॉब करूँ, जो मराठी में बोलते हैं आता मुलं मोठे झाले, तर आता मी बाहर जाणार। बाहर जाणार मीन अभी उसने डिसाइड किया कि अभी मैं बाहर जाके कुछ ना कुछ तो जॉब करूंगी। सो ये केस इतना ही था। तो एक या दो डॉक्टर कुछ एनालिसिस बोलिए, आई थिंक अभी तक वो केस है ना क्रैक नहीं हुआ है, सब लोग नियर बाय मेडिसिन पे ही है, क्योंकि उसमें 2-3 जो रूब्रिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिस हो रहा है, इसके वजह से क्रैक नहीं हुआ है शायद। गुड इवनिंग हेलो। सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड बोलिए। इवनिंग सर। सर ये फीलिंग वाइज तो मुझे ओपीएम ही लग रही है सर, ये पेशेंट राइट कंटेंट में भी लगी, और फिर उसने जेस्चर अपना प्रेक उंगली से वहां पे रख के किया, राइट। और जैसा कह रही है कि मुझे सिर्फ मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बच्चों के बारे में हो रही है तब ऐसा कर रही है। तो अगर मैं उससे ले रहा हूँ तो मुझे फीलिंग तो ओपीएम की आ रही है। एक बार मैं यस रूब्रिक को करता हूँ रिपोर्टाइजेशन, फिर बताता हूँ एक बार फिर से सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून सर। वो कह रही है कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ वो सब कुछ है, तो इस हिसाब से सल्फर हो रही है। ओके सर।
ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, उसको मतलब बच्चों की बहुत फिक्र है और कंसर्न है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, तो वो ऐसे फील्ड वाइज फाल्कन फाल्कन लग रही सर, फाल्कन फील लग रही। ओके, यस, बहुत अच्छा। मतलब उसका टोन भी देखो नॉर्मल टोन था, ऐसा कुछ ज्यादा इगोइस्टिक वाला टोन या फ्रीवलस टाइप का टोन वैसा नहीं था टोन। सर कोकुलस है? नहीं, कोकुलस नहीं है सर, थोड़ा सा अलग है, कोकुलस का नियर बाय है। एक कोकुलस ओके उसने मेंशन किया है आई थिंक, सर, ओके सर, थैंक यू। शायद तुषार सर ने मेंशन किया था गुड कोकुलस। गुड इवनिंग सर। गुड भैया। सर सल्फर का फील आ रहा है सर, क्योंकि सर ये स्ट्रीकिंग अल्टरनेटिंग विद इनडिफरेंस हो सकता है। आप बोले कि पहले थोड़ा चिंतित थी, बाद में अब इसको फर्क नहीं पड़ता है सर, और थोड़ा फेस पे आ जाएगा सर, तो इसके सोशल पोजीशन पे भी बात आ जाएगी। तो ये थोड़ा सोशल पोजीशन को लेके एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट सर, और डिल्यूजन वेल्थ ऑफ राइट, ये सारी चीजें कंसीडर करें सर, तो सल्फर सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ये डेल्यूजन वेल्थ जो है ना, बेसिकली ये डेल्यूजन वेल्थ नहीं है, ये और कुछ है। देखो बहुत जने ये रूब्रिक लिए सर भी है। एबेंडेंस सर। एबंडेंस नहीं है, एबंडेंस तो बहुत सारा होता है ना, बहुत कुछ। सर हाँ बोलिए ना, कुछ बोल रहे थे। लग रहा है सर। हेलो, हाँ तो डिस्क्लोज करता हूँ। देखो यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू जो दिख रहा है ना, कि एक तो ये बोल रहे कि जो मेरे बच्चे छोटे थे तो उस टाइम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, लेकिन मैं काम पे नहीं गई, मतलब उसने डिसाइड किया कि काम पे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट। फिर बोल रहे हैं कि मुझे मतलब मेरी चिंता नहीं है, बच्चे लोग की फिक्र है, और अभी बढ़ रहा है इसके लिए दवा लेना है, लेकिन बच्चे लोग के लिए दवा लेना है, मेरे लिए नहीं लेना है। बच्चे लोग की फिक्र ज्यादा है कि मम्मी को है तो सब क्या सोचेंगे कि बच्चे लोग को भी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो चीज आती है, एक तो बच्चे लोग को आएगा वो, और सेकेंड थिंग अगर समझो बच्चे लोग का कुछ डिसाइड हुआ, मतलब शादी के लिए कुछ डिसाइड होगा तो सब लोग सोचते ना कि भाई मम्मी को है ये, इसके लिए बोल फेस पे नहीं आना मांगता। फेस पे आएगा तो दिख जाएगा, दिख जाए तो उनको शादी में प्रॉब्लम आएगा कि सब लोग क्या सोचेंगे कि माँ को है तो बच्चे को होएगा ऐसा करके। तो ये एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट एकदम उसमें मार्क था। ठीक है, फिर वो बोलते हैं ना कि मेरे पास जो भी है अभी मैं संतुष्ट हूँ, मतलब इतना कुछ मेरे को ज़्यादा इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ अच्छी लाइफ चाहिए, वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। ठीक है, इसका देखो उन्होंने बताया ना कि हम लोग नॉर्मल फैमिली है, और जो भी है परिवार में मैं बिजी रहती हूँ, मेरे हस्बैंड को एक प्राइवेट जॉब है। ठीक है, आई एम हैप्पी इन वॉट एवर आई हैव, मतलब मेरे पास जो है वो इनफ है, उसमें मैं खुश हूँ। मतलब ये कंटेंट वाली फीमेल है। कंटेंट मतलब क्या है, जो अपने पास है उसमें वो खुश रहती है, संतुष्ट जो बोलते हैं ना, कि उसको ज्यादा पाने की इच्छा नहीं है, इसके लिए वो ज्यादा ट्राई नहीं करती है। अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं भी आया तो भी ठीक है, मतलब वो ज्यादा हाई मारी की मतलब लाइफ जीना नहीं चाहती है। तो ये कंटेंट है। सेकंड रूब्रिक क्या था, कंटेंट। जो थर्ड अपने को लगता है कि ये डेल्यूजन वेल्थ, कि मेरे पास सब कुछ है, ये बोलता है ना कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, तो ये एक संतुष्ट के साथ में एक आनंद की अनुभूति है। तो ये है ना ब्लिसफुल फीलिंग, ये रूब्रिक है ब्लिसफुल फीलिंग। देखो बहुत जन ने ये रूब्रिक कंसीडर किए भी है, ब्लिसफुल फीलिंग है। और देखो ओपीएम में देखेंगे तो ओपीएम भी कंटेंट है, ब्लिसफुल फीलिंग है, लेकिन ओपीएम में एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट नहीं है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट वो ओपीएम में नहीं है। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से ये मेडिसिन पूरी डिफ्रेंशिएट हो जाती है ना, वो लास्ट वाला जो बोलती है ना कि पहले मैं सोची बच्चे लोग छोटा था
छोटे थे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि ये नहीं लेना है, मतलब जॉब नहीं करना है। और अब बच्चे लोग बड़े हो गए तो आता मैं बाहर पढ़ना मतलब अभी मैं बाहर जाऊंगी और जॉब करूंगी। इसमें देखो 2 रूब्रिक आ सकता है। एक तो क्या आएगा इसमें, कोई बता सकता है इसमें क्या रूब्रिक है? बहुत सिंपल रूब्रिक, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल सब लिया था हाँ रीजनेबल हाँ, सर मैंने कोशिश नहीं, करी। लेकिन अभी वो फॉर्मली डिसाइड कर रही है कि नहीं मैं जाऊंगी अभी ऐसा, तो क्या ले सकते हैं? ले लेंगे और क्या, फर्मनेस ले लेंगे। हाँ, फर्मनेस और क्लैरिटी ऑफ माइंड सर। यस, क्लैरिटी ऑफ माइंड एक आ सकता है। यस सर, बहुत अच्छा। और एम्बिशन उसका, वो मतलब जाने का, जॉब करने का। नहीं, एम्बिशन नहीं है बेसिकली ये सर हाँ सर इट इज क्या है? डिटरमाइंड। हाँ, डिटरमाइंड या ये ले सकते हैं डिसिसिव। हाँ, ये जो है ना डिसिसिव है, ये डिसिसिव कि अभी उसने डिसाइड किया कि अभी मैं जाऊंगी और काम करूंगी ऐसा करके। तो एम्बिशन है, एम्बिशन कभी ले सकते हैं, एम्बिशन का रूब्रिक एम्बिशन इंक्रीज्ड। तो एम्बिशन इंक्रीज्ड के लिए कभी अपन ले सकते हैं कि उसके लिए वो काम करती है। अभी समझो उसने ढूंढना चालू कर दिया और सोचा कि नहीं अभी मेरा हस्बैंड का पगार 15,000 है तो मैं भी काम करूंगी, 10,000 तो मैं कमाऊंगी, और उसके लिए अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन किए, या उसके पीछे जब भी वो काम करना स्टार्ट कर दिए ना, जब भी एम्बिशन इंक्रीज लिया जाता है। और क्लैरिटी ऑफ माइंड देखो यहाँ पे भी आता है। और सेकंड भी उसने बोला कि अभी मेरी एज है 46, तो 40 के बाद में मुझे पता है कि हार्मोनल चेंजेस होता है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ तो बीमारी मुझे आने वाली है। तो ये भी उसका माइंड में एक क्लियर कट ये है, थॉट प्रोसेस है कि ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी क्लैरिटी ऑफ माइंड हम लोग ले सकते हैं। तो इसका रूब्रिक था देखो, एंजाइटी चिल्ड्रन, कंटेंट, ब्लिसफुल फीलिंग, क्लैरिटी ऑफ माइंड और डिसिसिव। तो क्या रेमेडी आ सकती है? वेनिला आ रही है। हाँ, वेनिला है, तो ये वेनिला है। ठीक है, देखो फाल्को क्या है, फाल्को पे बर्ड रेमेडी है। तो बर्ड के कैसे सपने बड़े बड़े होते हैं, उसकी मतलब उड़ान जो बोल रहे थे बहुत ऊंची होती है। और एनिमल रेमेडी है तो कुछ किधर न किधर यू वर्सेस मी का भी इश्यू आ सकता है फाल्को पे में। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होता है कि फाल्को पे में एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, लेकिन वो इतना ये वेनिला के जैसा ये भी नहीं रहता है कि चिल्ड्रन का ज्यादा वरी करें। उसमें रूब्रिक है देखो, एंगर, कोल्ड एंड डिटैच। अगर ज्यादा एंगर आया तो वो एकदम कोल्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और कुछ भी काम कर सकता है वो। मतलब यहाँ यू वर्सेस मी का कुछ इश्यू नहीं था देखो, इसकी वजह से फाल्को पे यहाँ से निकल जाता है। और ये रूब्रिक लगाएंगे तो उसमें भी फाल्को पे शायद नहीं है देखो, डिसिसिव में फाल्को पे नहीं है, क्योंकि फाल्को पे अपने आप को थोड़ा नीचा समझता है, डिसगस्ट फॉर हिमसेल्फ या डिसगस्ट फीलिंग जो रहता है ना फाल्को पे में, वो भी है। वेनिला में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड जो रूब्रिक है वो भी फाल्को पे में देखो नहीं है, डिसिसिव भी फाल्को पे उसमें नहीं है। ओपीएम है, ओपीएम में भी देखो एंजाइटी चिल्ड्रन भी नहीं है, और डिसिसिवनेस है वो भी ओपीएम में नहीं है। जी बिल्कुल सर ओपीएम वहीं पे कट गई जब वो एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन था ना पूरा ओवरऑल। तो हाँ, उसको और ये एंजाइटी एंजाइटी थी। चिल्ड्रन बहुत मार्क भी था, तो ऐसे जी केस में जी हम लोग थोड़ा बाद में कंसीडर कर सकते हैं एंजाइटी चिल्ड्रन। लेकिन दूसरा भी रूब्रिक है देखो, डिसिसिव, वहां से भी ओपीएम वो कट जाती है। हाँ सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सर डिसाइसिव किसी भी स्टेज पे अगर डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो तो वहां पे डिसाइसिव यूज करेंगे सर। हाँ, ले सकते हैं डिसीजन। सो ग्रेटिट्यूड
टू डॉक्टर कैंट सर को ग्रेटिट्यूड करते हुए डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर को इनवाइट करता हूँ, सर अपना केस शेयर करें। थैंक यू सर।